हेलो एवरीवन, वेलकम टू युवा ICS यूट्यूब क्लास। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के बारे में ये हमारा दूसरा वीडियो है। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। पर्टिकुलर हम एक एक ज़िले को देखेंगे, वहाँ पे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और उनसे जुड़ी जो प्रमुख जानकारियाँ हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ का करेक्शन करना है। लास्ट क्लास में मैंने जो सरगुजा का डेट है, सरगुजा को जो संभाग का दर्जा मिला है, इसके डेट के बारे में मैंने गलती से आपको एक 1981 के बारे में बता दिया था। तो पहले आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 1981 नहीं, ये 2008 है। तो सरगुजा को जो संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ है वो 2008 में हुआ है। 1981 में बस्तर को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो पहले आप इसको करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं क्लास में। तो जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो सरगुजा जो है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। तो यहाँ हमको जो शुरू करना है वो कोरिया ज़िले से शुरू करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोरिया के बारे में एक ओवरव्यू बताया था, यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में भी बताया था। तो एक बार उसको फिर से आज रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कोरिया है, ये कोरिया क्या हुआ करता था, पहले ये एक रियासत हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा धर्मलाल शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसे कि 25 मई 1998 को ज़िले का दर्जा प्राप्त हुआ। ये पहले सरगुजा ज़िले के अंतर्गत आता था, जिसे काट कर क्या किया गया, कोरिया को एक अलग ज़िला बनाया गया वर्ष 1998 में। कोरिया जो है वो अपने हरे भरे वातावरण और जलप्रपात की वजह से छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए हम देखते हैं इन्हीं सारी जगहों के बारे में। तो जैसे मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि मैप के थ्रू हमको क्या क्या जानना है, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हमको जानना है कि कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि ऐतिहासिक हैं, कौन से ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक रूप से प्रमुख हैं, और कौन से ऐसे स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कोरिया की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देखने को मिला था, तो उसमें हमने देखा था कोटाडोल, हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, मुरेरगढ़, कोरिया पैलेस। और अगर जलप्रपात की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे रामधारा जलप्रपात देखने को मिलता है, गावर घाट जलप्रपात देखने को मिलता है, नीलकंठ जलप्रपात देखने को मिलता है, अमृतधारा जलप्रपात देखने को मिलता है, अकुरी नाला जलप्रपात देखने को मिलता है। अगर मंदिर की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे शिव मंदिर और पौड़ी जगन्नाथ मंदिर के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको और क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारी जगह हमने मैप में देख लिया है कि ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में कि इनके बारे में और कौन कौन से फैक्ट हमको जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास को। तो हमको जो सबसे पहला स्थल मिलता है वो है कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल के बारे में हमको जानना है कि ये इस जगह की क्या खासियत है। तो कोटाडोल जो है वो बनास और गोपद नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इस जगह पर अनेक मौर्यकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं तथा यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम जो छत्तीसगढ़ में कुछ समय तक रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो प्रवेश है वो कहाँ से किया था, कोटाडोल से किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि भगवान श्री राम जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से करेंगे, तो कोटाडोल से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात और जानना है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ नदियों के बारे में बात करेंगे, तो अगर कोरिया की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे 3 प्रमुख नदी देखने को मिलेगा। तो वो सब आप देखिएगा, गोपद और बनास नदियां हैं यहाँ पे, और हसदेव नदी जो है वो यहाँ से ही निकलती है। ठीक है, तो हसदेव नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो कैमूर पर्वत से होता है, और ये जो हसदेव नदी है ये आगे जाकर जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण के से थोड़ा सा आगे जाकर महानदी में मिल जाती है। ठीक है, इस हसदेव नदी के तट पर ही कोरबा, चांपा और पीथमपुर जो है वो स्थित है। तो आप ये बात याद रखिएगा। नदी वाले टॉपिक में हम इन सारी चीज़ों को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी बस आपको याद रखना है कि यहाँ से हसदेव नदी निकलेगी। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हरदी हरचौका के बारे में देखते हैं। तो हरदी हरचौका जो है वो मुहावी नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। अगर हम बात करें सीतामढ़ी हरचौका की, तो ये जो है वो पवई नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ अनेक मंदिरों व भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। भग्नावशेष का मतलब है कि एक ऐसी इमारत या ऐसा स्थल जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, भग्नावशेष कहा जाता है। तथा इसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जानना है कि इस स्थल को, इस सीतामढ़ी हरचौका को राम वनगमन पथ योजना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं हम, तो आगे हमको मिलेगा सीतामढ़ी गुफा। ये सीतामढ़ी गुफा के बारे में क्या जानना है हमको कि ये जनकपुर तहसील में घाघरा ग्राम में स्थित है। यहाँ पत्थर के खंडित प्रस्तर स्तंभों में शिवाजी महाराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनकी प्रतिमा कहाँ उत्कीर्ण हुई मिली है, तो सीतामढ़ी गुफा के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो इतिहासकार वेगलर ने ये बताया है कि 14 वर्षीय वनवास के दौरान भगवान श्री राम और सीता माता इसी गुफा में निवास करते थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे हम देखेंगे कोरिया पैलेस के बारे में। तो कोरिया पैलेस जो है, जैसे नाम से पता चल रहा है पैलेस, ये क्या है, एक राजमहल है जिसका निर्माण 1946 में हुआ है। तथा इसके बारे में सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये पूरी तरीके से चूना पत्थरों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। तो कोरिया पैलेस आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक राजमहल है। आगे बात करेंगे मुनेरगढ़ की। तो मुनेरगढ़ जो है वो जनकपुर की पहाड़ियों में स्थित दूसरी शताब्दी के किले हैं जिसे बुलंद शाह के द्वारा बनाया गया है। तो ये तो थे यहाँ के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल थे। अब आगे हमको देखना है कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे हमको मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही मंदिरों के बारे में पता चलता है। तो एक तो है शिव मंदिर। ये शिव मंदिर जो है वो अमृतधारा जलप्रपात के समीप स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ के राजा रामानुज प्रताप सिंह जुदेव के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये शिव मंदिर कहाँ है, ये अमृतधारा जलप्रपात के पास स्थित है। और यहीं पे अगर दूसरे धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे पुरी जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा। ये पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो खड़गवा तहसील के अंतर्गत आता है। ये पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का ही एक रूप है। और इस मंदिर में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो कोरिया में हमको धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ 2 ही मंदिरों के बारे में पता चलता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य स्थल कौन कौन से हैं। तो कभी भी हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती है, एक आता है पहाड़ और दूसरे आते हैं झरने। तो कोरिया में ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर पर्वत की बात करेंगे हम, तो पर्वत में हमको यहाँ मुख्य रूप से बलिंद पहाड़ देखने को मिलेगा, जो कि सोनहट के समीप मेंढा नामक ग्राम में स्थित है। चांग बखार की पहाड़ी देखने को मिलेगी, देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी। इस देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो यह है 1033 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो देवगढ़ की पहाड़ी आपको याद रखना है कहाँ आता है, ये कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कैमूर पर्वत है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैमूर पर्वत से क्या निकला है, हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो पहाड़ वाला जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में और डिटेल में अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको बस इनका नाम जानना है कि ये पहाड़ किस किस ज़िले में आते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो पर्वत वाला हमारा चीज़ हो गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, और जलप्रपात में भी हमको यहाँ पे जो फेमस जलप्रपात हैं उनके बारे में ये याद रखना है कि वो कौन से नदी पर स्थित हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हमको जो जलप्रपात मिलता है वो है रामधारा जलप्रपात। रामधारा जलप्रपात भरतपुर तहसील में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 100 फीट है, ठीक है। फिर आगे हम चलेंगे तो हमको नीलकंठ और चयूल जलप्रपात मिलता है। चयूल जलप्रपात के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये दोनों जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये दोनों जलप्रपात गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे प्रमुख जलप्रपात है वो है अमृतधारा जलप्रपात। अमृतधारा जलप्रपात जो कि मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर मार्ग पर स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है, तो यह हसदेव नदी के पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 90 फीट। यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि
के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इसी के समीप शिव मंदिर और तपसी बाबा का आश्रम स्थित है। तपसी बाबा के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको याद रखना है कि ये तपसी बाबा का आश्रम कहाँ पे है, कोरिया जिले में है और किस जलप्रपात के पास स्थित है, तो अमृतधारा जलप्रपात के पास स्थित है। अगली जलप्रपात की बात करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है गावर घाट जलप्रपात, और यह भी किस पर स्थित है, यह भी हसदेव नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट है। उसके बाद जो हमको जलप्रपात जानना है वह है अकूरी नाला जलप्रपात, जिसे कि कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोरिया का एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है, अकूरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जलप्रपात के बारे में। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वह है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3 और अभयारण्यों की संख्या है 11। तो इनको हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमको जानना है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, तो यह कोरिया और सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1981 में। और यह कितने क्षेत्र में फैला है, तो ये 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी वजह से यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। गठन के समय इसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, किंतु बाद में इसका नाम चेंज कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पुराने नाम से भी क्वेश्चन पूछता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या हुआ करता था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कब बदला गया, तो 2002 में इसका नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जो मुख्य रूप से नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और अगर हमको यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट जानना है तो ये हमको एक बात आप याद रखोगे कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहला प्राकृतिक गैस का भंडार है वह कहाँ प्राप्त हुआ है, कोरिया जिले में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो पहला प्राकृतिक गैस का भंडार है वह कहाँ मिला है, तो यह मिला है कोरिया जिले के अंदर। तो ये तो हो गई पूरी कोरिया जिले के बारे में जितनी भी बातें थी, जितने यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारी जिलों को देखते जाएंगे और वहाँ पे जो प्रमुख स्थल हैं प्राकृतिक रूप से, धार्मिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से, उन सब के बारे में भी हम इसी तरीके से जानकारी जुटाते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा मात्रा में इसका रिवीजन किया करिए। ठीक है, जिससे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप का इस्तेमाल करिएगा ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सूरजपुर के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और आपस अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।